नमस्कार, कच्चा चिट्ठा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शिवानी पांडे। क्या वाकई में रूस साल 2026 में यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की पर सीधा हमला कर सकता है? पुतिन के करीबी दिमित्री मेदवेदेव ने 2 टूक कह दिया है कि जेलेंस्की ने पुतिन के घर पर हमला करवा के अपनी मौत को दावत दी है। दिमित्री मेदवेदेव ने साफ साफ कहा है कि अब जेलेंस्की जिंदगी भर छिपकर रहने को मजबूर हो जाएंगे और अगर जेलेंस्की सामने आए तो उन पर सीधा हमला होगा। में जेलेंस्की की उल्टी गिनती, पुतिन के राइट हैंड का दावा। रूस यूक्रेन जंग को 1406 दिन से ज्यादा का वक्त हो चुका है। दावा किया जा रहा है कि रूस किसी भी कीमत पर अब यूक्रेन पर रहम दिखाने वाला नहीं। खबर तो यहाँ है, अब जेलेंस्की की जान को जबरदस्त खतरा पैदा हो गया है। पुतिन के घर के यूक्रेनी ड्रोन ने जब से निशाना बनाने की कोशिश की है, उसके बाद से रूस के तेवर बेहद आक्रामक हो गए हैं। ट्रम्प भी पुतिन के घर पर हमले की कोशिश को एक विनाशक कदम बता चुके हैं। इधर रूस ने काला सागर में लाखों टन गेहूं से भरे जहाजों को भीषण हमलों में तबाह कर दिया है। जर्मनी ने तो यहाँ तक दावा किया कि रूस अब सिर्फ यूक्रेन तक नहीं रुकेगा, बल्कि पूरा यूरोप रूस के निशाने पर आ चुका है। जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज ने यहाँ तक कह दिया कि रूस ने यूक्रेन में अपने तय लक्ष्यों को काफी आगे बढ़ाना शुरू कर दिया है। इधर रूस ने यूक्रेन पर पिछले 18 घंटों में भीषण मिसाइल हमले और ड्रोन हमले किए हैं। इधर पुतिन के करीबी और रूस के पूर्व राष्ट्रपति दिमित्री मेदवेदेव ने दावा किया है कि पुतिन के घर पर हमले की कोशिश ने अब जेलेंस्की को गंभीर खतरे में डाल दिया है। दिमित्री मेदवेदेव ने 2 टूक कहा है कि अब जेलेंस्की खुली सड़क पर न तो चल पाएंगे, न ही अब आसमान की तरफ सर उठाकर देख पाएंगे। हम शुरुआत करते हैं रूस के घातक हमलों से, जहां पर दिमित्री मेदवेदेव की धमकी ने युद्ध को खौला कर रख दिया है। सिर नहीं उठा पाएंगे जेलेंस्की, पूरी ताकत से रूसी हमले। रूस ने पूर्वी यूक्रेन के 200 मोर्चों पर भयंकर हमले शुरू कर दिए। यूक्रेन की राजधानी कीव समेत यूक्रेन के 20 से ज्यादा शहरों पर रूसी हमलों ने कोहराम मचा दिया है। हम आपको दिखाने जा रहे हैं कैसे पुतिन ने पहले ट्रम्प को अपने युद्ध जाल में फंसाया और फिर यूक्रेन पर तीखे हमले करके 32 देशों वाले नेटो को उसकी औकात दिखा दी। आज यूक्रेन से लेकर यूरोप तक और यूरोप से लेकर अमेरिका तक सभी पुतिन के जंगी पैतरों के सामने चित हो चुके हैं। हम आपको दिखाने जा रहे हैं पूर्वी यूक्रेन के 200 मोर्चों पर कब्जा करके कैसे रूस पूर्वी यूक्रेन के लगभग 55% इलाके पर कब्जा करने वाला है। इस वक्त रूस यूक्रेन के डोनेस्क, खेरसॉन, खार्किव, सूमे, चर्निव, जापोरिजिया, लुहांस्क और कुपियांस्क में चुन चुन कर उन इलाकों पर हमले कर रहा है जहां यूक्रेनी सेना सबसे ज्यादा टक्कर देने की कोशिश कर रही है। जबकि कुछ रिपोर्टों के मुताबिक रूस यूक्रेन के पोक्रोवस्क पर 66% से ज्यादा इलाके पर कब्जा कर चुका है, जिसे यूक्रेनी सेना के लिए सबसे गंभीर और तगड़ा झटका माना जा रहा है। हैरानी की बात यह है कि हारते यूक्रेन को जिताने के लिए यूरोप और नेटो के 10 से 12 देश अभी भी एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं, जिसमें नेटो देश जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन, पोलैंड, 3 बाल्टिक देश हर हाल में रूस की जीत को रोकने की कोशिश में जुटे हैं। रूस के तूफानी हमलों ने यूक्रेन के पूर्वी मोर्चों का कचूमर निकाल कर रख दिया है और रही सही कसर पुतिन के करीबी और रूस के पूर्व राष्ट्रपति दिमित्री मेदवेदेव ने पूरी कर दी है, जिसमें उन्होंने डंके के चोट पर कहा है कि जेलेंस्की रूस के निशाने पर आ चुके हैं। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के घर पर हमले की कोशिश से यूक्रेन युद्ध पूरी तरह से भड़क उठा है। रूस का दावा है कि यूक्रेन ने पुतिन के आवास पर 91 ड्रोन दागे, जिन्हें एयर डिफेंस सिस्टम ने मार गिराया। हालांकि यूक्रेन ने इससे इंकार किया है। इस बीच रूस के पूर्व प्रेसिडेंट दिमित्री मेदवेदेव ने यूक्रेन को साल 2025 की सबसे खतरनाक धमकी दी है। उन्होंने कहा है कि यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की को इसकी कीमत अपनी जान देकर चुकानी होगी। दिमित्री मेदवेदेव ने कहा है यूक्रेन को व्लादिमीर पुतिन के आवास पर हमले का खामियाजा भुगतना पड़ेगा। मिरर यूके की रिपोर्ट के मुताबिक मेदवेदेव ने यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की को जान की धमकी देते हुए कहा है कि अगर वो युद्ध चाहते हैं तो हम भी तैयार हैं। रूस की सिक्योरिटी काउंसिल के डिप्टी चेयरमैन मेदवेदेव ने जेलेंस्की पर शांति वार्ता को पटरी से उतारने का आरोप लगाते हुए कहा कि अब उन्हें पूरी जिंदगी इसी तरह छिपकर जीना होगा। मेदवेदेव ने आगे कहा कि जेलेंस्की को जल्द मौत मिलनी चाहिए और रूस के शहर सेंट पीटर्सबर्ग में इसका प्रदर्शन होना चाहिए। मेदवेदेव के इस बयान से संकेत मिलता है कि रूस और यूक्रेन के बीच हालात जल्द सामान्य होने वाले नहीं है। 2026 में भी दोनों देशों के बीच तनाव और भड़कने की आशंका है। मेदवेदेव ने इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल शायद पहली बार किया है।
काला सागर में रूसी हमला, यूक्रेन के 2 जहाज तबाह। इधर रूसी सेना ने यूक्रेन के डोनेत्स्क क्षेत्र के कोंस्तांतिनिविका कस्बे पर गोलीबारी की, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई। यूक्रेन फॉर्म समाचार एजेंसी के अनुसार ये घातक हमला ध्रुजकिविका में हुए हमले के 1 दिन बाद हुआ। इसमें एक अन्य व्यक्ति की मौत हो गई और 4 लोग घायल हुए। यूक्रेनी नौसेना के दावों के मुताबिक रूसी सेना ने यूक्रेन के ओडेसा क्षेत्र के काला सागर बंदरगाहों पिवडेनी और चार्नोमोर्स्क पर हमले किए हैं, जिसमें पनामा ध्वज वाले 2 नागरिक जहाजों इम्मा क्रिस्तीन और कैप्टन करम को निशाना बनाया गया है, जब वो गेहूं लोड करने के लिए आ रहे थे। यूक्रेनी उप प्रधानमंत्री ओलेस्की कुलबा ने कहा है कि बंदरगाह हमलों में तेल भंडारण टैंकों को भी निशाना बनाया गया है। यूक्रेन के उत्तरी चेर्निहिव क्षेत्र में अधिकारियों ने 4 जिलों के 14 सीमावर्ती गाँव के निवासियों को रूसी हमले के डर से घर खाली करने का आदेश दिया है। एक अधिकारी ने बताया है कि इस आदेश नोवहोरोड, सिर्वेस्की, सेमेनिविका, स्नोस और होरोडन्या समुदाय में रहने वाले सैकड़ों यूक्रेनी नागरिक घर छोड़कर भागने को मजबूर है। खबर तो ये भी है कि रूस ने यूक्रेन के खार्किव और सूमी क्षेत्रों में भी कुछ बस्तियां पूरी तरह या आंशिक रूप से कब्जानी शुरू कर दी हैं। यूक्रेन में इस वक्त रूस 200 मोर्चों पर यूक्रेनी सेना पर घातक हमला कर रहा है, जिसकी वजह से जंग बेहद खूनी हो चुकी है। दावा किया जा रहा है कि साल 2026 यूक्रेन के लिए बहुत ही ज्यादा विनाशक होगा, क्योंकि ज़ेलेंस्की पुतिन की शर्तों के खिलाफ युद्ध को रोकने की कोशिश में जुटे हैं, जिसने रूस को और ज्यादा भड़का दिया है। दो 200 मोर्चों पर रूस का तूफान, चीर डाला पूर्वी यूक्रेन। हम आपको पिछले 24 घंटे में रूसी हमलों का वो सच दिखाने जा रहे हैं जिससे साबित हो रहा है कि रूस शांति समझौते से पहले ज्यादा से ज्यादा पूर्वी यूक्रेन के इलाकों पर कब्जा करना चाहता है। दावा तो यहां तक किया गया कि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप से मिले संकेतों के दम पर रूस ने यूक्रेन पर हमले 10 से 15 गुना तेज कर दिए हैं। आखिर यूक्रेन की आड़ में अमेरिका रूस के साथ कौन सा खेल खेल रहा है? पहले आप ये देखिए, रूस ने 24 घंटे में यूक्रेन पर कहां-कहां और कितने हमले किए हैं। पिछले 24 घंटे में रूसी सेना ने पूर्वी यूक्रेन के कम से कम 8 बड़े इलाकों पर तूफानी हमले किए हैं। दावों के मुताबिक यूक्रेन में लड़ाई तेज होने के साथ ही एक दिन में 200 से ज्यादा झड़पें हुई हैं। यूक्रेन की सेना का कहना है कि पिछले 24 घंटों में 216 मुठभेड़ें हुई है, जो पिछले हफ्तों में सबसे भीषण जंग है। दावों के मुताबिक रूस ने 41 हवाई हमले किए, 100 से ज्यादा गाइडेड बम से हमले किए, 3100 से ज्यादा आत्मघाती ड्रोन से हमले किए। यूक्रेनी ठिकानों और कस्बों पर लगभग 3000 तोप के गोले दाग दिए गए। कई मोर्चों पर यूक्रेनी और रूसी सेना के बीच आमने सामने की जंग हो रही है, जिसमें स्लोबोजांस्की, कुपियांस्क, लाइमन, क्रामाटोर्स्क, कोस्टियांटिनिवका, पोक्रोवस्क, होलियापोल और ओरिखीव में भी भीषण लड़ाई और बड़ी झड़पें हुई है। सेना ने आगे बताया कि लीमन और पोक्रोवस्क में सबसे ज्यादा खूनी हमले हुए हैं। यूक्रेनी सेना का यह दावा है कि रूस को काफी नुकसान हुआ है। पिछले 24 घंटे में अकेले पोक्रोवस्क क्षेत्र में 126 रूसी सैनिक मारे गए या फिर घायल हुए। यूक्रेन की सेना ने कहा कि सबसे भीषण लड़ाई जापोरेजिया के दक्षिण पूर्वी क्षेत्र के रणनीतिक शहर होलियापोल में हुई है, जहां रूसी गोलाबारी और ड्रोन हमलों में वृद्धि के बीच में सेनाएं जमीन से हर मीटर के लिए संघर्ष कर रही हैं। यूक्रेनी सशस्त्र बलों के जनरल स्टाफ ने दावा किया कि उनके बलों ने पिछले दिन 1140 रूसी सैनिकों को मार डाला या फिर घायल कर दिया। यूक्रेनी सेना ने यह भी दावा किया है कि उसने पिछले 24 घंटे में एक रूसी टैंक, 3 बख्तरबंद लड़ाकू वाहन, 21 तोपखाना इकाइयां, 214 ड्रोन और 2 विमान भी नष्ट कर दिए। अगर रूसी हमलों को लेकर पिछले 60 दिनों के आंकड़ों पर नजर डालें तो 28 सितंबर 2025 से 27 नवंबर 2025 तक रूसी हमलों में बेतहाशा बढ़ोतरी देखी गई है, जिसमें रूस ने मिसाइलों और ड्रोनों का रिकॉर्ड तोड़ इस्तेमाल किया है। यूक्रेनी वायुसेना के मुताबिक रूस ने पिछले 60 दिनों में 10,000 से ज्यादा ड्रोन हमले के लिए इस्तेमाल किए हैं।
जिसमें से 70% रूस के शाहिद ड्रोन का इस्तेमाल किया गया, जबकि अलग अलग तरह के 500 से ज्यादा क्रूज और बैलिस्टिक मिसाइलों से रूस ने यूक्रेन पर पिछले 60 दिनों में हमला किया है। ये आंकड़े यूक्रेन के आधिकारिक रिपोर्ट्स पर आधारित हैं। रूस का दावा है कि ये हमले यूक्रेन की सैन्य क्षमता को कमजोर करने के लिए है, लेकिन यूनाइटेड नेशन की मानवाधिकार निगरानी मिशन के मुताबिक ये नागरिकों पर अनुपातहीन प्रभाव डालते हैं और 2025 में कीव में नागरिक मौतों में 2024 की तुलना में 4 गुना बढ़ोतरी हुई है। राष्ट्रपति जेलेंस्की ने इसे आतंकवादी हमले करार दिया। Значит, мы до сих пор получаем заходы о прекращении боевых действий там. Войска Украины уйдут из занимаемых ими территорий. Вот тогда и прекратятся боевые действия. Не уйдут, ми доб'ємося цього вооруженим путем. От. Зараз я чую, що розвідки партнерів дають їм інформацію, що російська позиція стала заходити, в тому числі через деяких суб'єктів з України. Це точно не допомагає. Є наша державна позиція, є українська гідність. Рухатись треба так, щоб її посилити, а не підважити. Розраховую, що мене почують зараз ті, кого це стосується. रूसी हमलों से यूक्रेनी शहरों में हाहाकार मचा हुआ है। रूसी सेना ने पूर्वी यूक्रेन के डोनेस्क में वासियुकीवका गांव पर कब्जा कर लिया और पोक्रोवस्क के 66% हिस्से पर नियंत्रण मजबूत कर लिया। सीवर्स्क में रूसी सेना को जबरदस्त बढ़त मिली है, लेकिन यूक्रेन ने कोप्यांस्क में रूस के खिलाफ जवाबी हमला किया है, जो लगभग 25 वर्ग किलोमीटर में हो रहा है। रूसी सैन्य टुकड़ियां यूक्रेन के वावचांस्क के 80% हिस्से पर कब्जा करने के करीब हैं, लेकिन यूक्रेन ने कुछ मोर्चों पर वापसी करने का भी दावा किया है। रूसी सेनाओं ने गुलियापोल के उत्तर में बढ़त हासिल की है। Нас угрозой по-прежнему остается и стремление НАТО затащить в свою орбиту Украину. Членство этой страны в агрессивном военном альянсе, который провозгласил своей целью, так сказать, Россию, назвав ее угрозой безопасности во всех операционных средах, для нас неприемлемо. Я повторю еще раз, потому что суть деятельности НАТО – это противодействие нашей стране. इधर यूक्रेन ने जब से अपनी नई घरेलू क्रूज मिसाइल नेपच्यून से हमले शुरू किए हैं, उसके बाद से रूस के पूर्वी और दक्षिणी पूर्वी यूक्रेन पर 10 गुना हमले तेज हो चुके हैं। दावा तो यहां तक किया जा रहा है कि रूस ने यूक्रेन का पूर्वी मोर्चा फतेह कर लिया है और लगभग 1200 वर्ग किलोमीटर में यूक्रेनी सेना का सफाया किया गया है। कुपियांस्क, खार्किव के क्षेत्र में यूक्रेनी सेना के लिए एक जरूरी लॉजिस्टिक्स केंद्र है, जहां रूस की सेना ने 2022 में कब्जा कर लिया था, लेकिन बाद में सितंबर में यूक्रेन की सेना ने इसे वापस ले लिया। नवंबर की शुरुआत से रूस के सैनिकों ने 13 गांवों पर कब्जा कर लिया, जिसमें से 6 निप्रोपेट्रोव्स्क इलाके में और 7 जापोरेजिया इलाके में हैं, जिससे पूरब में उनकी बढ़त और मजबूत हो गई है। Верим мы в мирные переговоры, потому что они садятся за стол с ручкой, а по нам прилетают ракеты и бомбы. И гибнут люди. Вот сегодня женщина погибла, вынесли только что вот недавно. और ऐसे हालात में अब रूस ने एक बार फिर से कुर्स्क इलाके में उत्तर कोरिया के सैनिकों को जंग में उतार दिया है। नॉर्थ कोरिया की सेना रूस के लिए यूक्रेन के खिलाफ न केवल युद्ध कर रही है, बल्कि वो कुर्स्क क्षेत्र में बारूदी सुरंगों को भी हटा रही है। इस मदद पर रूसी सेना ने किम जोंग उन की आर्मी को थैंक यू कहा है। उसने कहा कि वो बहुत बहादुर हैं और हम इस मदद को कभी नहीं भूलेंगे। रूस और नॉर्थ कोरिया का आपसी सहयोग एक नई ऊंचाइयों तक पहुंच रहा है। कोरिया न सिर्फ रूस की रक्षा क्षेत्र में मदद कर रहा है, बल्कि वो खतरों से भी खेल रहा है। उत्तर कोरियाई सैनिकों ने रूस के पश्चिमी कुर्स्क क्षेत्र में यूक्रेनी घुसपैठ को रोकने में मदद की थी। अब वो उस क्षेत्र में बारूदी सुरंगों को हटाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। रूसी रक्षा मंत्रालय के द्वारा जारी वीडियो में उत्तर कोरियाई सैनिकों को विभिन्न प्रकार की बारूदी सुरंगें और उनका पता लगाने वाले उपकरण चलाते हुए दिखाया गया। दोनों देशों के बीच पारस्परिक रक्षा समझौते के तहत उत्तर कोरिया ने पिछले साल
लगभग 14,000 सैनिक रूस के साथ लड़ने के लिए कुर्स्क भेजे थे। दक्षिण कोरिया, यूक्रेनी और पश्चिमी सूत्रों के अनुसार एक न्यूज एजेंसी ने बताया कि इसमें 6,000 से ज्यादा मारे गए हैं। अगस्त 2024 में यूक्रेनी सैनिक पश्चिमी कुर्स्क क्षेत्र में दाखिल हुए थे और महीनों तक उस पर कब्जा बनाए रखा। आखिरकार अप्रैल 2025 में उन्हें बाहर कर दिया गया। इस पर रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा था कि रूसी बलों ने उत्तर कोरियाई सैनिकों की मदद से उन्हें बाहर खदेड़ा है। अब कुर्स्क में फिर से रूसी सैनिकों के साथ मिलकर उत्तर कोरिया ने मोर्चा खोल दिया है। States of America need to be open to the opportunities of long-distance weapons, long-range weapons. That is very important. Even as a deterring factor, we need to have it, to use it. We need the support of the US. We need the support of President Trump about that. And it will be a decisive pressure against Russia. पिछले एक साल से रूस ने पश्चिमी रूस के कुर्स्क इलाके से यूक्रेनी सेना को पूरी तरह खदेड़ दिया है। अगर हम डॉनबास इलाके की बात करें तो इसके 78% इलाके रूस के कब्जे में हैं। डोनेस्क और लुहांस्क को मिलाकर पूरा डॉनबास पूर्वी यूक्रेन में आता है। यहाँ पर रूस की जबरदस्त बढ़त है। यूरोप और एशिया के बाद अब अफ्रीका महाद्वीप में भयानक युद्ध का अलार्म बज गया है, जहां सोमालीलैंड को इजरायल ने मान्यता देकर अरब वर्ल्ड और तुर्की को भड़का दिया है। सोमालीलैंड को मान्यता मिलने के बाद सोमालिया के राष्ट्रपति तुर्की के दौरे पर पहुंच गए हैं। सोमालिया के राष्ट्रपति से मिलकर तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोआन ने नेतन्याहू पर 6 देशों को तबाह करने के आरोप लगाए हैं। साथ ही एर्दोआन ने इजरायल को धमकी दी है कि वो अफ्रीका से दूर रहे, नहीं तो खौफनाक हमले शुरू हो जाएंगे। लेकिन इजरायल ने लाल सागर में ऑपरेशन ब्लैक हॉक का ग्रीन सिग्नल दे दिया है। जैसे इजराइल ने हमास को गाजा में दफना दिया है, जैसे इजराइल ने हिजबुल्लाह को मिट्टी में मिलाया है, जैसे इजराइल ने हूथी लड़ाकों का सफाया कर डाला है, जैसे इजराइल ने सीरिया में चुन चुन कर दुश्मनों को खल्लास किया है, जैसे इजराइल ने कतर को बमबारी कर दहलाया है, उससे भी भयानक तरीके से तुर्की से बदला लेने जा रहे हैं नेतन्याहू। इजराइल को सिर्फ एक बहाना चाहिए, उसके बाद वो दुश्मन को बेरहमी से कुचल डालता है। इजराइल को सिर्फ एक मौका चाहिए, उसके बाद वो दुश्मन के घर में घुसकर मारता है। इजराइल को युद्ध के लिए तुर्की ने भड़का दिया है। इजराइल को एर्दोआन ने ललकारा है तो जवाब मिलेगा, करारा जवाब, मुंहतोड़ जवाब। क्योंकि तुर्की के मामले में नेतन्याहू ट्रंप की भी नहीं सुनेंगे, क्योंकि अब सिर्फ स्वयंभू खलीफा एर्दोआन ही इजराइल का सिरदर्द बचे हैं। तुर्की ने इजराइल को सोमालीलैंड पर घेरने की कोशिश की है। एर्दोआन ने सोमालिया के राष्ट्रपति हसन शेख मोहम्मद से मुलाकात के बाद इजराइल के नाम खूनी पैगाम भेजा है। Elinde 71.000 Filistinli kardeşimizin kanı olan Netanyahu hükümeti Gazze, Lübnan, Yemen, İran, Katar ve Suriye'ye yönelik saldırılarının ardından şimdi de Afrika boynuzunu istikrarsızlığa sürükleme gayretindedir.
एर्दोआन ने इजराइल के 6 दुश्मनों से हमदर्दी जताई है। एर्दोआन ने सोमालिया और सोमालीलैंड के बीच इजराइल की एंट्री को हॉर्न ऑफ अफ्रीका के लिए खतरनाक करार दिया है। तुर्की के राष्ट्रपति का दिमाग तब से गर्म है जब से इजराइल ने सोमालीलैंड को नए देश की मान्यता दी है। एर्दोआन के भड़काने के बाद सोमालिया के राष्ट्रपति ने भी नेतन्याहू को धमकाना शुरू कर दिया है। Prime Minister Netanyahu's illegal aggression in recognizing part of Somalia's northern regions as an independent state. This aggression and the blatant meddling constitute a clear violation of the international law, the Charter of the United Nations, the Constitutive Act of the African Union, and all established diplomatic norms. अफ्रीका महाद्वीप में नए देश के नक्शे से युद्ध का माहौल बना हुआ है, जहां एक तरफ सोमालिया और तुर्की हैं, तो दूसरी तरफ इजराइल और सोमालीलैंड हैं। तुर्की अफ्रीका में इसलिए ज्यादा फड़फड़ा रहा है क्योंकि नेतन्याहू से मीटिंग के वक्त ट्रंप ने तुर्की की जमकर तारीफ की है। ट्रंप से जब गाजा में तुर्की की सेना की तैनाती के सवाल पूछे गए तो उन्होंने नेतन्याहू के सामने एर्दोआन को अपना जिगरी दोस्त बता डाला है। I have a great relationship with President Erdogan, and we'll be talking about it. And if it's good, I think that's good. And a lot will be having to do with Bibi. We're going to be talking about that. But Turkey's been great, and he's been, excellent as far as I'm concerned. I don't know about you. To me, he's been very good. ट्रंप से वाहवाही मिलने के बाद एर्दोआन का कॉन्फिडेंस 7वें आसमान पर है। ट्रंप ने तुर्की को F-35 जंगी जेट देने का मन बना लिया है। इससे भी तुर्की के हौसले बुलंद हो गए हैं। लेकिन इजराइल सोमालीलैंड पर किसी भी तरह के समझौते के लिए तैयार नहीं है। इसकी वाजिब वजह भी है। इजराइल ने सोमालीलैंड को एक नए देश के रूप में मान्यता इसलिए दी है जिससे उसे लाल सागर और अदन की खाड़ी में मजबूती मिले। ये वही इलाका है जहां से यमन के हूथी लड़ाकों को इजराइल आसानी से दहला सकता है। लाल सागर में इजराइल ने पैठ जमा ली तो उसे सोमालीलैंड के जरिए अपने बेरबेरा पोर्ट तक डायरेक्ट पहुंच मिल सकती है। ऐसे में लाल सागर में हूथी और ईरान से युद्ध में इजराइल का पलड़ा भारी पड़ने लगेगा, क्योंकि सोमालिया के उत्तर पश्चिमी हिस्से पर सोमालीलैंड का कंट्रोल है, जिसकी सीमा उत्तर पश्चिम में जिबूती और पश्चिम और दक्षिण में इथियोपिया से लगती है। यमन के सामने लाल सागर के तट पर बसा ये इलाका इजराइल के लिए खास अहमियत रखता है। हालांकि सोमालीलैंड के साथ सिर्फ इजराइल और ताइवान के आधिकारिक रिश्ते हैं। मतलब ये कि अगर तुर्की ने सोमालीलैंड पर ज्यादा तल्ख तेवर अपनाया तो उसे नेतन्याहू का क्रोध झेलना पड़ सकता है, जिसके आसार जल्द बन सकते हैं। वजह है अफ्रीका महाद्वीप में तुर्की का आर्थिक साम्राज्य। तुर्की लंबे अरसे से चाहता है कि वो लाल सागर पर नजर रखने के लिए सोमालिया में सैन्य अड्डे बनाए, लेकिन इजराइल और सोमालीलैंड डील के बाद अब तुर्की का ये प्लान फेल हो सकता है। जबकि तुर्की ने पिछले 13 साल में सोमालिया के अंदर बहुत बड़े पैमाने पर निवेश किया है। अब इजराइल की एंट्री से तुर्की के अफ्रीका प्रोजेक्ट का भट्टा बैठना फाइनल माना जा रहा है। इसके साथ ही तुर्की और इजराइल की पुरानी दुश्मनी युद्ध की बड़ी वजह बन सकती है। इजराइल ने जब कतर पर हमला किया तो सबसे ज्यादा अगर किसी देश ने नेतन्याहू को बुरा भला कहा तो वो तुर्की ही था। तुर्की ने इजराइल के साथ सभी आर्थिक रिश्ते तोड़ दिए थे। तुर्की ने अपना एयर स्पेस इजरायली विमानों के लिए बंद कर दिया था। तुर्की ने अपने बंदरगाहों पर इजरायली जहाजों की एंट्री पर पाबंदी लगा दी थी। तुर्की ने अपने जहाजों को भी इजरायली बंदरगाहों पर जाने की इजाजत देने से मना कर दिया था। तब तुर्की ने इजरायली सेना को होने वाली हथियार सप्लाई में भी बड़ी रुकावट बनने का फैसला किया। एर्दोआन ने गाजा पर गिरने वाले बम और बारूद को तुर्की के इलाके में लाने से मना कर दिया था। İsrail gemilerine limanlarımızı kapattık. Türk gemilerinin İsrail limanlarına gitmesine izin vermiyoruz. İsrail'le ticaretini tamamen kesen başka ülke, altını çiziyorum, bulunmamaktadır. क्या तुर्की और इजराइल की टक्कर अचानक हुई? इसे बहुत
गौर से समझिएगा। 7 अक्टूबर 2023 में जब हमास ने इजराइल पर हमला किया और उसके बाद जब इजराइल ने गाजा पर बमबारी शुरू की तो तुर्की के लिए हालात सामान्य रहे। एर्दोआन कभी फिक्र में नजर नहीं आए। इसके बाद जैसे जैसे गाजा पर बमबारी वाला ग्राफ ऊपर बढ़ता गया, एर्दोआन और तुर्की के लिए दिक्कत बढ़ने लगी क्योंकि उनकी एक भी वार्निंग नाकाम साबित हुई। इसके बाद एर्दोआन पैनिक में नजर आने लगे क्योंकि गाजा में हजारों लाशें देखने के बाद भी तुर्की इजराइल पर कुछ भी करने में फेल साबित होता रहा। ये बात साफ है कि गाजा में बमबारी को लेकर ही तुर्की और इजराइल के रिश्ते लगातार बिगड़े और अब तुर्की इजराइल की उस फहरिस्त में शामिल होता जा रहा है जिसमें अभी ईरान और यमन है। लेकिन गाजा में बमबारी के साथ साथ सीरिया में इजराइल के बढ़ते दखल ने एर्दोआन को एहसास दिला दिया है कि ईरान पर अटैक के बाद उनका नंबर हो सकता है। इसलिए अब उन्होंने गाजा को लेकर इजराइल को नया फ्रंट दिखा दिया है। İsrail'in bugün Gazze'deki Nasır Hastanesi'ne düzenlediği vahşi saldırıda 5'i gazeteci, en az 20 Filistinli şehit oldu. Gözü dönmüş Netanyahu hükümeti insanlık adına ne varsa yok etmek için cani saldırılarına aralıksız devam ediyor. एर्दोआन गाजा की ये तस्वीरें पिछले 1.5 साल से देख रहे हैं। रोजाना सैकड़ों लोगों और खासकर बच्चों की मौत को देख रहे हैं। लेकिन सवाल बड़ा है कि आखिरकार एर्दोआन को ऐसा क्यों लगने लगा कि अब पानी नाक के ऊपर निकल गया है। 2023 में ये युद्ध शुरू हुआ लेकिन एर्दोआन कोई एक्शन लेने के बारे में खामोश रहे। इसके बाद 2024 भी गुजर गया, उन्होंने कुछ नहीं किया। लेकिन जब 2026 आ गया है तो एर्दोआन को एहसास हुआ कि पानी तो नाक के ऊपर से गुजर गया है और अब तुर्की की अपनी बिसात खतरे में है। अब गाजा, यमन, सीरिया और ईरान के बाद इजराइल से अफ्रीका में युद्ध का खतरा आ गया है। वैसे कई बार तुर्की और इजराइल में टक्कर की नौबत आ चुकी है। गाजा पर बमबारी को लेकर ही 2024 के नवंबर में तुर्की ने एक तरह से पहली वार्निंग दी थी, जब इजराइल के राष्ट्रपति के विमान को तुर्की ने अपने एयर स्पेस से गुजरने की इजाजत नहीं दी। इसकी वजह से उनकी जलवायु सम्मेलन की यात्रा रद्द हो गई थी। फिर मई 2025 में भी इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को बाकू दौरा रद्द करना पड़ा क्योंकि तुर्की ने उन्हें ओवरफ्लाइट की इजाजत नहीं दी। फिर तुर्की ने इजराइल को डराने के लिए एक बड़ा धमाका जुलाई 2025 में किया था और बता दिया था कि ऐसा धमाका, ऐसी तबाही, ऐसे कंपा देने वाला ब्लास्ट, अब एर्दोआन का बम तैयार है। ये तुर्की का वो बम है जिसका धमाका दुनिया को तब दिखाया गया जब एर्दोआन इजराइल को चेतावनी दे रहे थे। इस बम को जमीन पर एक रेल पर टेस्ट किया गया। देखिए कैसे एक रेलवे ट्रैक पर इस बम को लॉन्च किया जाता है। रफ्तार इतनी ज्यादा कि नजर आना मुश्किल है। ये उतनी ही रफ्तार है जितनी तेजी से ये आसमान से गिरता है। और फिर सामने रखी 7 मीटर चौड़ी कंक्रीट दीवार पर ये धमाका करता है।